नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। हेलो किसान कार्यक्रम में हम अलग अलग दिन आपके लिए कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए अलग अलग विषय लेकर आते हैं। इस पर विस्तार से हमारे विशेषज्ञ मेहमानों से बातचीत इस कार्यक्रम में की जाती है। लेकिन चूंकि ये कार्यक्रम फोन इन कार्यक्रम है, ऐसे में आप सीधे सीधे टोल फ्री नंबर के जरिए इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं और विषय से जुड़े हुए जो सवाल है वो विशेषज्ञ मेहमान से पूछकर जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो आज भी कुछ खास विषय हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो विषय आपके जो कृषि है उसे उन्नत बनाएगी और आपको अच्छा मुनाफा भी दिलाएगी। तो आइए आपको आज के विषय के बारे में बता दें। आज के कार्यक्रम में हम जिन विषयों पर चर्चा करेंगे वो है खरीफ फसलों में कीट प्रबंधन, और साथ ही कार्यक्रम में बात होगी धान फसल की देखभाल के बारे में। इन विषयों से जुड़े हुए सवाल पूछने के लिए आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 1800-113060 और 1800-113061। टोल फ्री नंबर के जरिए कॉल करने के दौरान बस इस बात का ध्यान रखें कि टीवी की आवाज बंद रखें और सीधे सीधे फोन लाइन के जरिए बातचीत करें। इससे बातचीत में रुकावट नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं, बता दें कि व्हाट्सएप के जरिए भी आप अपना सवाल भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 8800520717। और इसके अलावा ईमेल के जरिए भी आप अपना सवाल भेज सकते हैं हमें। ईमेल आईडी नोट कर ले। अगर आप ईमेल के जरिए से सवाल भेजना चाहते हैं, ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। ध्यान रखें कि ईमेल या व्हाट्सएप के जरिए अगर आप सवाल भेज रहे हैं तो साथ ही अपना नाम और स्थान भी जरूर लिखें। हमारे सवालों के जवाब के लिए दो बेहद ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आइए आपका परिचय करा दें। हमारे साथ है डॉक्टर राजेंद्र सिंह, आप प्राध्यापक हैं कीट विज्ञान विभाग, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही इस कार्यक्रम में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर YS शिवे, जो कि प्रधान वैज्ञानिक है सचिव विज्ञान विभाग IRI पूसा नई दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आइए बातचीत की शुरुआत करते हैं। और कीट प्रबंधन की जहां तक बात है तो सबसे पहले डॉक्टर सिंह आपसे जानना चाहेंगे कि खरीफ के मौसम की कौन कौन सी मुख्य फसल है और किस किस तरह के कीट का प्रकोप हो सकता है जिससे किसानों को सचेत रहने की जरूरत है। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप मेरा परिचय सुना, मैं डॉक्टर राजेंद्र सिंह, प्राध्यापक कीट विज्ञान विभाग, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ उत्तर प्रदेश से हूँ। आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि जितना बर्फ फसलें हमारी जो खरीफ मौसम में लगाई जाती हैं, वहाँ पर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का कीड़ों के और बीमारियों के बढ़ने के लिए पर्याप्त होता है। और इसी कारण से इस मौसम में बहुत अधिक संख्या में कीड़ों का आक्रमण होता है। जैसे कि इस खरीफ फसल में आपकी प्रमुख फसल है, जैसे धान है, गन्ना है, सब्जियां हैं, इनमें बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में कीड़े लगते हैं। और हमारा मानना है कि अगर हमने उचित प्रबंधन नहीं किया तो पूरी की पूरी फसल बर्बादी के कगार पर होती है। और उसे रोकने के लिए हमारे बहुत सारे जो किसान भाई हैं बिना सोचे समझे अधिक से अधिक मात्रा में कीटनाशकों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि हमारा जो वातावरण है उसमें बहुत सारे पक्षियों की संख्या होती थी जो दिन पर दिन कम होती जा रही है। फिलहाल काफ़ी जागरूकता आई है, जिससे कि काफ़ी संतुलित मात्रा में प्रयोग करने लगे हैं। फिर भी हम यहाँ आपके साथ यही लेकर के आए हैं कि संतुलित मात्रा में कीटनाशकों का प्रयोग करने से हमारे वातावरण के पक्षी हैं, मृदा का स्वास्थ्य है, साथ ही साथ हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। ये बहुत सारी चर्चा के साथ हम आपके साथ जुड़ेंगे। बहुत सारी फसलें हम बातचीत करेंगे कि अलग अलग फसलों में किस तरह से कीट प्रबंधन करें और रसायनों का कम से कम इस्तेमाल करते हुए किस तरह से कीट प्रबंधन आप कर सकते हैं, इसके बारे में भी बातचीत होगी। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। इस समय खेतों में खरीफ की फसलें लगी हुई है, साथ ही कहीं कहीं बरसात भी हो रही है। ऐसे में खरीफ फसलों में तरह तरह के कीट लगने की आशंका रहती है। दलहनी फसलों की बात करें तो मूंग, उड़द और अरहर में पीला मौजेक लगने की आशंका रहती है। इनकी रोकथाम के लिए डाइमोथेट 30 EC दवा की 1 लीटर मात्रा को 600 से 800 लीटर पानी में घोलकर जरूरत के हिसाब से 10 से 15 दिनों के अंतराल पर 2 से 3 छिड़काव करें। दलहनी फसलों में इस महीने फली छेदक कीटों का प्रकोप भी हो जाता है।
इसके लिए जब 70% फलियां पक जाए तो मोनोक्रोटोफॉस 36 SL को 300 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। वहीं गन्ने में इस समय पायरिल्ला कीट के लगने की आशंका रहती है। बचाव के लिए क्विनोल फॉस 25 EC दवा की 2 लीटर मात्रा को 600 से 800 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। इसके अलावा गन्ने को गुरदासपुर भेदक और जड़ भेदक से भी बचाएं। सब्जी फसलों की बात करें तो खीरा और अन्य सब्जियों में फल छेदक कीटों का हमला होने का खतरा रहता है। बचाव के लिए दवाइयों का छिड़काव समय समय पर करते रहना चाहिए, लेकिन दवाई छिड़कने के सप्ताह बाद ही फल तोड़े और पानी से सब्जी को अच्छी तरह धोएं। बैंगन में इस समय कॉक्सिनेल्ला बीटल का प्रकोप होता है। इसकी रोकथाम के लिए क्विनोल फॉस दवा की 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। ध्यान रखें कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। जहाँ तो खरीफ फसलों के कीट प्रबंधन से जुड़ी हुई ये कुछ खास बातें थी जो आपने रिपोर्ट में देखी। आइए अब बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर शिवे आपसे जानना चाहेंगे अब धान के बारे में, जो कि हमारी बेहद ही प्रमुख खाद्यान्न फसल है और इसकी जो खेती है वो किसानों के लिए किस तरह से व्यावसायिक के तौर पर मुनाफा देने वाली है। इसकी खेती किस पैमाने पर होती है, क्या इसका महत्व है? मैं चाहूँगी कि शुरुआत में आप इस पर थोड़ा प्रकाश डालें। हाँ, देखिए, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, धान की खेती हमारे देश में बड़े पैमाने पर होती है। लगभग 44 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल पर धान की खेती की जाती है। धान को जो है विशेषकर खरीफ के सीज़न में उगाया जाता है। वैसे तो इसको अलग अलग प्रदेशों में दूसरी जो हमारी सीज़न होते हैं उनमें भी उगाया जाता है, लेकिन जो पूरे भारत में खरीफ के सीज़न में सभी प्रदेशों में धान की खेती की जाती है। जी जी। और इसकी जो है कई तरीके से खेती की जाती है। सीधी बिजाई भी की जाती है और नर्सरी तैयार करके रोपाई की जाती है। कहीं जो है मतलब जून के आखिरी सप्ताह से लेकर और जुलाई के 15 जुलाई तक ट्रांसप्लांटिंग की जाती है। जैसे जैसे खेत खाली होते चले जाते हैं वैसे वैसे इसकी रोपाई की जाती है। और यह किस्म के अनुसार भी लंबी किस्म की अवधि की किस्में होती हैं, कुछ मध्यम अवधि की किस्में होती हैं, कुछ शॉर्ट ड्यूरेशन की होती हैं। तो उस तरीके से भी इनका जो है चुनाव करके किसान भाई इसकी खेती करते हैं बड़े पैमाने पर। लेकिन क्योंकि मुझे पूरा कर लेती दीजिए, क्योंकि धान जो है एक मतलब हमारी एक ऐसी फसल है, खाद्यान्न की सुरक्षा तो देती है, लेकिन इसके साथ साथ हमको विदेशी मुद्रा अर्जित करने का भी एक महत्वपूर्ण क्रॉप है ये। क्योंकि लगभग ये माना जाता है 35 से 36 हज़ार करोड़ रुपए की जो बासमती हम एक्सपोर्ट करते हैं उससे अर्निंग होती है। तो हमारे जो है पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इनमें जो है बासमती की खेती बड़े पैमाने पे की जाती है। तो खाद्यान्न की सुरक्षा की दृष्टि से भी और हमको विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए भी धान जो एक प्रमुख फसल है, इसका जो है व्यावसायिक रूप से खेती करना बहुत ही लाभप्रद माना जाता है। जी बिल्कुल। तो धान के बारे में विस्तार से बात करेंगे। आइए उससे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। धान की अच्छी पैदावार लेने के लिए फसल की देखरेख जरूरी है। धान की फसल के लिए सिंचाई की पर्याप्त सुविधा होनी चाहिए। हालांकि अनुसंधान के आधार पर ये पाया गया है कि धान की ज्यादा उपज के लिए लगातार पानी भरा रहना जरूरी नहीं है। अगर बरसात की कमी के कारण पानी की कमी दिखे तो सिंचाई जरूर करें। खेत में पानी रहने से फास्फोरस, मैग्नीज और लोहा पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ जाती है। ध्यान रखें कि कल्ले निकलते समय 5 सेंटीमीटर से ज्यादा पानी ज्यादा समय तक धान के खेत में भरा नहीं रहे। जिन इलाकों में पानी भरा रहता हो वहां जल निकासी की व्यवस्था करें। पछेती किस्मों की रुपाई वाले खेतों में जिन जगहों पर पौधे मर गए हो वहां उसी किस्म के नए पौध की दोबारा रुपाई करें और खेत में पानी का स्तर 3 से 4 सेंटीमीटर बनाए रखें। जिन क्षेत्रों में धान की सीधी बुआई की जाती है वहां अगर पौधों में लौह तत्व की कमी दिखाई दे तो 0.5% फेरस सल्फेट का घोल बनाकर 15 दिनों के अंतराल पर 2 से 3 छिड़काव करें। इसके अलावा खरपतवार पर भी नजर रखें। धान की फसल को पत्ती लपेटक, तना छेदक, ग्रास हॉपर और फुदका कीटों से बचाने के उपाय भी करें। कीटों के नियंत्रण के लिए लाइट ट्रैप का इस्तेमाल कर सकते हैं।
जहाँ तो ये रिपोर्ट आपने देखी है और धान फसल की देखभाल के बारे में और खरीफ फसलों के कीट प्रबंधन के बारे में अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप या ईमेल के जरिए सवाल भी भेज सकते हैं। बहुत सारे सवाल आने शुरू हो गए हैं जिन्हें हम कार्यक्रम में शामिल करेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं। आइए पहले उनका सवाल ले लेते हैं। नंदस्वरूप मिश्रा जी बाराबंकी उत्तर प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। नंदस्वरूप जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। नंदस्वरूप जी क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? हेलो, हाँ नमस्कार सर, मैं स्वरूप जी क्या मुझे सुन पा रहे हैं? उत्तर प्रदेश से मैं जानना चाहता हूँ हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे दर्शकों के बहुत सारे सवाल यहाँ पर आ रहे हैं और इन सवालों को यहाँ पर शामिल करते हैं। एक सवाल भेजा है एसके शर्मा ने पश्चिम दिल्ली से और इन्होंने सवाल ये भेजा है कि छत पर ये बागवानी कर रहे हैं और ऐसे में जो बैंगन है उसकी फसल में रेड स्पाइडर माइट्स का प्रकोप हो रहा है, तो टमाटर में व्हाइट फ्लाई कि सफेद मक्खी का प्रकोप हो रहा है। तो ऐसे में जानना चाहते हैं कि क्या करें, तो क्या सुझाव देना चाहेंगे डॉक्टर सिंह आप इन्हें? बहुत अच्छे प्रश्न हैं जो हमारे जी हाँ बताएं। तो जैसे व्हाइट फ्लाई की हम बात करते हैं तो आप एक चीज बड़ी अच्छे से ध्यान रखें कि जब आपकी फसल में व्हाइट फ्लाई का प्रकोप हो गया, प्रकोप क्या है कि वो पत्ती के नीचे वाली जो नसें होती हैं उससे वो रस चूस लेता है और रस चूसने के बाद में और पत्तियां मुड़ने लगती हैं, यानी कि जो भोजन जाता है प्रकाश संश्लेषण होता है, पौधा बहुत हरा भरा रहता है। तो यहाँ पर जब नुकसान हो जाता है तो जब हम सोचते हैं कि अब इसमें कौन सी दवाई डालें, मेरा ये मानना है कि दवाई डालने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। यहाँ पर मैं बहुत अच्छे से बताना चाहूंगा, आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा कि जब व्हाइट फ्लाई आती है तो जैसे आप बागवान छत पर आप रूफ गार्डनिंग कर रहे हैं तो थोड़ा सा पौधे को जब हिलाते हैं, नड़ाई गुड़ाई करते हैं तो एक पाउडर जैसा उड़ने लगता है, वो व्हाइट फ्लाई है, ये पहचान है। तो सबसे पहले मैं आपको ये सुझाव दूंगा कि व्हाइट फ्लाई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन जब बहुत बड़ा रूप ले लेती है, संख्या ज्यादा हो जाती है तो ये भयंकर रूप भी ले लेती है। तो यहाँ पर आप एक सबसे पहले लाइट ट्रैप लगा लें, क्योंकि लाइट ट्रैप पे ये व्हाइट फ्लाई आती है। तो जहाँ आप रूफ गार्डनिंग कर रहे हैं या फार्मिंग कर रहे हैं या खेत में हैं तो वहां पर जगह जगह लाइट ट्रैप लगाएं, पीले वाला। और जैसे ही लाइट ट्रैप होगी, पीले वाला रंग का एक ट्रैप लगा होगा, वहां पर ग्रीस लगा देंगे, लाइट पर ये सारी मक्खियां आती हैं और चिपक जाती हैं और खत्म हो जाती है। ये बिना दवाई के बहुत अच्छा इलाज है। इसके बाद अगर आप लोग बहुत अच्छे से कर सकते हैं तो थोड़ा सा जैसे नीम तेल 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से आप स्प्रे कर सकते हैं। ध्यान रहे तेल कभी पानी में नहीं मिलता है, इसे मिलाने के लिए आपके मार्केट में टिपॉल जैसे घरों में शैम्पू भी होता है, आप उसको लेकर के और कोई डिटर्जेंट भी आप मिला करके, क्योंकि तेल पानी में फिर इसके सहारे से मिल जाएगा, आप हर 15 दिन बाद स्प्रे करते रहेंगे तो व्हाइट फ्लाई की समस्या खत्म हो जाएगी। अगर कीटनाशक ले सकते हैं तो इमिडाक्लोप्रिड 1 ml दवाई को 3 लीटर पानी में मिला करके छिड़काव कर सकते हैं। ये तो रहा व्हाइट फ्लाई का। अभी आप बैंगन में सूट बोरर की आप बात कर रहे थे। पहले जो सूट बोरर आता है, जी तितली है, वो वहाँ जैसे ही फूल बनता है, फल बनना स्टार्ट हो जाता है, वहाँ मक्खी आती है, छोटी मोथ आता है, तितली आती है, वो वहाँ अंडे दे देती है। अंडे सीधे सीधे पहले सूट में घुसते हैं और सूट ऐसे मुरझाने लगता है। जब इसको खोल के देखते हैं तो गुलाबी रंग की एक सुंडी निकलती है। उस समय फिर किसान कहते हैं कि अब इसमें स्प्रे किया जाए। देखिए सुंडी तो नीचे है, नुकसान हो चुका है। उसके बाद जैसे फल बनता है तो फल के अंदर वो सुंडी घुस जाती है। तो चोटी और फल वेदक, इसे जैसे अंग्रेजी में कहेंगे सूट एंड फ्रूट बोरर, चोटी एवं फल वेदक कीट के नाम से इसको जाना जाता है। दवाई डालने से फिर कोई फायदा नहीं है। आप ऐसे करें कि पहले सिर्फ और सिर्फ 5% इंसेक्ट का आक्रमण चोटी पर होता है, उस समय हमारा किसान उसे तोड़ करके ऐसे जमीन में फेंक देता है। किसान भाइयों ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि उसकी फिर दूसरी पीढ़ी स्टार्ट हो जाएगी, फिर नुकसान होगा, फिर तीसरी पीढ़ी नुकसान स्टार्ट हो जाएगी, फिर नुकसान होगा। तो इसीलिए आपको क्या करना है, इसके लिए सबसे पहले आप फेरोमोन ट्रैप लगाएं। जिस फेरोमोन सेक्स फेरोमोन होता है, जिसमें आप
मादा एक गंध छोड़ती है, नर इस ट्रैप के अंदर फंस जाता है। जी, तो पहली अवस्था में आपने कीड़ों को रोक लिया जी। बिना दवाई के। जी, इसके बाद डॉक्टर सिंह माफ कीजिएगा, यहाँ पर आपको रोकना पड़ रहा है और इस विषय पर आगे विस्तार से बातचीत करेंगे। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। कुमीर जी मध्य प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। कुमीर जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो हेलो जी कुमीर जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। मैडम जी, हमारे धान में पीलापन आ रहा है बहुत ज्यादा। जी, धान पीला पड़ रहा है। जी डॉक्टर जी बताएं। धान में पीला पड़ रहा है, वो देखिए उसके लिए धान का जो पीला पड़ता है उसमें नाइट्रोजन की कमी होती है। तो नाइट्रोजन तो वैसे आपने दी होगी, लेकिन हम ये बताते हैं कि मृदा परीक्षण के आधार पर जो पोषक तत्वों का प्रबंधन करना चाहिए। और नाइट्रोजन को आपने यदि दे दी है फिर भी पीलापन आ रहा है तो उसके लिए आप 2% यूरिया का सॉल्यूशन बना के, अर्थात 100 लीटर पानी में 2 kg यूरिया लेके घोल बना के उसका छिड़काव करें। और उसके साथ साथ जो है 0.5% जिंक सल्फेट भी ले लें, यानी कि आधा किलो जिंक सल्फेट ले लें। और घोल की मात्रा जो है लगभग 500 से 600 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको छिड़काव करना है। तो तुरंत जो है आपकी जैसे पीलापन आ रहा है तो पीलापन नहीं रहेगा, और यदि जिंक की भी कमी है तो वो भी दूर हो जाएगी। तो ये मैंने दोनों चीज़ें बताई हैं आपको, यूरिया और जिंक सल्फेट, इन दोनों का घोल बना के आपको पर्णीय छिड़काव करना है। जी कुमीर जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब? गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ, अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। इस कार्यक्रम में आज हम धान फसल की देखभाल और खरीफ फसलों में कीट प्रबंधन के बारे में विस्तार से बातचीत कर रहे हैं। इस विषय से जुड़े हुए सवाल अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, आइए उनका रुख करते हैं। नामदेव जी विदिशा मध्य प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। नामदेव जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी नामदेव जी, बताएं। जी मैम, जो बैगन होते हैं मैम, जो बैगन मैम पीले पड़ जाते हैं और मैम उनमें मैम कीड़े लगने लगते हैं मैम। जी बिल्कुल, डॉक्टर सिंह बताएं इस समय क्या निदान है? जैसे हम अभी बता रहे थे आपको, वो अधूरा रह गया था कि बैंगन में जैसे ही छोटे छोटे बैंगन बनने लगते हैं, फूल आने लगते हैं, उसी समय आपको फेरोमोन ट्रैप लगाना है। अगर कहीं आपके नजदीक में मिल जाते हैं अंड परजीवी ट्राइकोग्रामा, ये ट्राइकोग्रामा को अगर आप 3 बार लगाते हैं फूल खिलने से पहले, फिर 15 दिन बाद, फिर 15 दिन बाद,
इस कीट की बिल्कुल समस्या आपके खेत में नहीं होगी। अगर कीटनाशक डालना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत सारी कीटनाशक हैं, जैसे कि अभी आप क्लोरपाइरीफॉस का फूल खिलने से पहले इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 ml पर लीटर के 1.25 ml प्रति लीटर के हिसाब से आप छिड़काव कर सकते हैं। बिल्कुल। तो नामदेव जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवालों को शामिल करते हैं। अंकुश सहाय जी ने आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से सवाल भेजा है। जानना चाहते हैं कि धान की फसल में कंडुआ रोग होने के क्या कारण होते हैं, लक्षण क्या है और इस रोग से फसल को कैसे सुरक्षित रखें। जी डॉक्टर शिवा। फॉल्स स्मिट कहते हैं कंडुआ रोग को, और जिस समय हमारी बालियां निकलती हैं उस समय जो है उसमें पीला मतलब जैसे हल्दी जैसी गांठें होती हैं वो हो जाती हैं दानों के स्थान पे। इसका लक्षण जो है मैंने ये बता दिए कि उसमें गांठें बनती हैं जैसी हमारी हल्दी की गांठें होती हैं दानों के स्थान पे, लेकिन वो फंगस होती है। और ये उस समय ज़्यादा आता है जिस समय हमारा ह्यूमिडिटी जो है बहुत ज़्यादा होती है और ग्रेन फिलिंग के टाइम पे टेम्परेचर भी थोड़ा ज़्यादा होता है। तो ऐसी जो है कंडीशन अवस्था होती है स्मट के लिए, फॉल्स स्मिट के लिए, कंडुआ के लिए। तो इसके लिए जो है प्रोपोकोनाजोल एक फंजीसाइड आती है, उसका इस्तेमाल करके कंट्रोल किया जा सकता है। यदि कहीं कहीं नज़र आने लगे इसको कंडुआ रोग जो है फॉल्स स्मिट, तो उसको जो है प्रोपोकोनाजोल की जो है 800 से 1000 मिलीलीटर दवा 700 से 800 लीटर पानी में घोल बना के छिड़काव करेंगे तो उससे नियंत्रित हो जाएगा। लेकिन ये सभी किस्मों में नहीं आती है, कुछ किस्मों में ही आती है, ये भी ध्यान रखने की जरूरत है। बिल्कुल। अंकुर जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगला सवाल लेते हैं, और बैंगन से जुड़े हुए कई सवाल आ रहे हैं जो इस समय की प्रमुख फसलों में से है। प्रत्युष ने उड़ीसा से सवाल भेजा है, जो ये कह रहे हैं कि बैंगन में फ्रूट बोरर का प्रकोप हो गया है और इसके साथ ही इसी वजह से वो जानना चाहते हैं कि किसी ग्रीन लेवल पेस्टिसाइड का सुझाव दें। तो ऐसे में आप डॉक्टर सिंह क्या सुझाव इन्हें देना चाहेंगे? आपने ये देखा होगा कि मार्केट में जहाँ दवाइयों की बोतल होती है उस पे एक ग्रीन सिंबल बना होता है, एक येलो बना होता है, एक ब्लू बना होता है, एक रेड बना होता है। तो मार्केट में जैसे कि अभी इमिडाक्लोरपिड जो नामक दवाई है उस पर ग्रीन लेवल का बना हुआ है, जो हमारे एक सेफ पेस्टिसाइड के रूप में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी तरह से मार्केट में जो आप दवाइयाँ डालेंगे वो एक उस पर ग्रीन लेवल का सिंबल होगा, आप उसको आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे कि आपने अभी फ्रूट बोरर की बात है, तो इस समय क्योंकि इंसेक्ट की जो सुंडी है उसके अंदर घुस चुकी है, उसका कोई प्रबंधन नहीं किया जा सकता है। इसका प्रबंधन के लिए आपको पहले से ही तैयारी रखनी होगी। जैसे कि मैंने अभी आपको सुन पा रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, तो मैंने वो 2-3 तरीके जो बताएं आप उसका इस्तेमाल करके इसको रोक सकते हैं। जी अच्छा, आइए अब आगे बढ़ते हैं और अगले कॉलर का रुख करते हैं। इस वक्त हमारे साथ वो लाइन पर जुड़े हुए हैं देवेंद्र सिंह जी, भरतपुर राजस्थान से। देवेंद्र जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी। जी नमस्कार देवेंद्र जी, टीवी की आवाज कृपया बंद रखिएगा। बताइए क्या जानना चाहते हैं? हमारी 85 दिन की तिल की फसल है, तो उसमें क्या है, वो आगे ऊपर की साइड में कुकड़ा सा आ रहा है, वो काली सी पड़ रही है 50% फसल। और वो क्या कोई दवाई का छिड़काव करें तो सुधर सकती है क्या वो? जी डॉक्टर सिंह बताएं। जी, आपने देखा होगा कि वहाँ पर बहुत छोटी छोटी सुंडियां हैं, कई तरह की जो सुंडियां, एक बाल वाली सुंडी होती है जैसे बिहार हेरी कैटरपिलर कहते हैं, और वो जैसे ही फ्लावर आता है और वो फूल को खाने लगती है तो वहां पर वो सारा खिट्टा होने के बाद काला पड़ने लगता है। आप यहाँ पर जैसे कि मैंने अभी बताया कि क्लोरपाइरीफॉस 1.25 ml प्रति लीटर के हिसाब से आप छिड़काव कर दीजिए। आपके वहां पर ये सुंडियां जो प्रारंभ हो गई हैं उसे फूल को खा के नुकसान कर रही हैं टॉप को, तो आप उसको रोक सकते हैं। जी जी बिल्कुल देवेंद्र जी, उम्मीद है इस सुझाव पर जरूर आप अमल करेंगे। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल यहाँ पे शामिल करते हैं। अगला सवाल भेजा है अनिल जी ने, और वो जानना चाहते हैं कि जो धान की फसल है उसकी बढ़वार के लिए वो क्या उपाय अपना सकते हैं। तो डॉक्टर शिवे, आप क्या सुझाव देंगे? देखिए, धान की अच्छी पैदावार लेने के लिए हम पहले भी बताते रहे और आज फिर इस माध्यम से बताना चाहता हूँ
कि जैसे धान लगाते हैं मुझसे पहले ग्रीन खाद का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। जैसे गेहूँ काटने के बाद में हमारी फसल कोई बोते नहीं है, और जो अप्रैल में गेहूँ कट जाती है, मई जून का महीना 2 महीने रहते हैं, तो उस समय जो है ढैंचा, काउपी या मूंग बीन, इनमें से या सनई भी आती है, इनमें से 4 फसलें हैं। चारों फसलों को कोई से को उगाएं। तो यदि आप काउपी और मूंग बीन उगाएंगे तो उसकी फलियां तोड़ के उसको मिट्टी में मिला देंगे। ढैंचे को, सनई को जैसे ही वो 40 से 50 दिन की होती है तो उसको मिला देंगे। तो ये सबसे अच्छा तरीका है ताकि जो हमको अच्छी पैदावार मिले, जो पानी की सोखने की क्षमता वो भी बढ़ जाती है, जो हमारे पोषक तत्व होते हैं वो भी ज़्यादा उपलब्ध होते हैं, ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट भी मिट्टी के अंदर बढ़ जाता है। तो सारी जो है हमारी उत्पादकता के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जब आपकी जो मई जून के महीने में खेत खाली होता है, ग्रीन खाद का इस्तेमाल करें। ये ना मिले तो आप जो है फार्म यार्ड मैन्योर है या हमारा वर्मी कंपोस्ट है, ऐसी खाद का इस्तेमाल करें, तो हमारी जो है पोषक तत्वों की उपलब्धता की बढ़ती है और अच्छी पैदावार मिलती है। कहने का मतलब ये है यदि हम मिट्टी के स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे तो मिट्टी का स्वास्थ्य जो है हमारे पौधों का स्वास्थ्य ध्यान रखेगा। बिल्कुल। तो अनिल जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। व्हाट्सएप और ईमेल दोनों माध्यमों से सवाल भेजा है सुरेश कुमार जी ने, जो ये कहते हैं कि ग्वार की फसल में उनके जो पत्ते हैं वो पीले होकर सूख रहे हैं और तेला लग गया है, ऐसे में वो क्या करें, उपाय जानना चाहते हैं। जी डॉक्टर सिंह। हाँ, जैसे कि आपने कहा तेला, उसमें एक हॉपर होता है जो ग्रीन रंग का होता है। अच्छा। तो वो पत्ती के नीचे, जैसे कि मैंने अभी बताया था स्टार्टिंग में कि पत्ती के नीचे जो जहाँ पत्तियां भोजन बनाती हैं प्रकाश संश्लेषण से, वो तेला कीट वहाँ से रस चूस लेता है। रस चूसने के बाद पत्ती को ये मौका नहीं मिलता है कि वो प्रकाश संश्लेषण करके भोजन बना सके, तो स्वाभाविक है उसको पीला पड़ना होगा। जहाँ पर ग्वार की आपकी जो फसल है जो पीली पड़ रही है, आप उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका होगा लाइट ट्रैप लगा दें। उसके बाद नीम ऑयल का इस्तेमाल करें 2 ml पर लीटर के हिसाब से। अगर कोई पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं तो ये सकिंग पेस्ट है, रस चूसने वाला है। इसके लिए इमिडाक्लोरपिड 1 ml 3 लीटर पानी के हिसाब से घोल बना के आप छिड़काव कर दें। साथ ही साथ मैं एक और सुझाव देना चाहूंगा कि दवाई को पत्ती पर चिपकाने के लिए एक स्टिकर का सहारा आप जरूर लें, तो आप इसको छिड़काव कर देंगे और तेला कीट से आपको निजात मिलेगी। बिल्कुल। तो सुरेश, उम्मीद है जरूर इस उपाय पर आप अमल करेंगे और इससे आपको लाभ भी जरूर होगा। आगे बढ़ते हैं और अगले कॉलर का रुख करते हैं। दयातर जी गुजरात से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। हेलो। हाँ मैडम जी बताएं। हमारा सवाल है कि हमारे सोयाबीन की फसल ली है हमने। ठीक है। बराबर, उसमें इलिया बहुत है। इलिया એટલે हमारे गुजराती में येड़ बोलते हैं उसे। जी जी। हाँ, उसके लिए क्या करना चाहिए हमारे को? बिल्कुल, आइए जानते हैं। तो सोयाबीन में इल्लियों की समस्या हो रही है डॉक्टर सिंह, क्या किया जाए? जी। यहाँ पर आपने देखा होगा कि एक सुंडियां होती हैं जिससे आपको छोटी मोथ होता है, और मोथ पत्ती पर एक साथ 150 से 200 तक अंडे देती है। और वहां पर वो अंडे जब हैच होते हैं यानी फूटते हैं, एक साथ चारों तरफ को वो इल्लियां घूमती हैं, सुंडियां फैलती हैं और पूरी फसल को नुकसान के कगार पर ला देती हैं। तो मैं यहाँ आपको बहुत अच्छा सुझाव देना चाहूंगा कि सबसे पहले आप मॉनिटरिंग करें। वहां पर मॉनिटरिंग करने से थोड़ा सा अंडों को देखिए, बहुत सारे अंडों के गुच्छे होते हैं, जैसे स्पोडोप्टेरा लिटरा है, एक कीट का नाम है, और ये अंडे बहुत सारे देगा, 150 से 200 तक दे देता है। फिर वो बहुत सारी सुंडियां एक साथ हैच होती हैं, पूरे पौधे को खा के खत्म कर देती हैं। यहाँ पर आपके लिए सुझाव है कि फेरोमोन ट्रैप इसके लिए बहुत अच्छा सुझाव रहेगा। फेरोमोन ट्रैप लगाएं, सारे इसमें मेल्स आ जाएंगे, फीमेल के साथ मिलन नहीं होगा, अंडे नहीं होंगे, पहले यहाँ रोकना है। दूसरा, आपको लाइट ट्रैप लगाना है। तीसरा, इसके लिए नीम का तेल का कर सकते हैं आप। सोयाबीन है, अगर किसी दवाई की जरूरत है तो इल्लियों को मारने के लिए क्लोरपाइरिफॉस इस समय मार्केट में बहुत ऐसे उपलब्ध है और अच्छे उसके परिणाम भी आते हैं। तो 1.25 पर लीटर के हिसाब से घोल बना करके आप इसका छिड़काव करके इस कीट से निजात पा सकते हैं।
बिल्कुल। तो दयातर जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और इस सुझाव पर भी आप ज़रूर अमल करेंगे और इससे आपको लाभ भी ज़रूर होगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवालों को कार्यक्रम में शामिल करते हैं। नरेंद्र कुमार जैन जी ने सवाल भेजा है। उनका कहना है कि धान की खेती में बीमारी लगी हुई है और वो कह रहे हैं कि पत्ते पीले पड़ रहे हैं, ऐसे में क्या करें? तो डॉक्टर शिवे, हाँ, देखिए, पत्ते पीले पड़ रहे हैं तो इसका मतलब तो ये है कि नाइट्रोजन की कमी है। जी जी। तो नाइट्रोजन को दूर करने के लिए, जैसे मैंने पहले भी बताया है कि नाइट्रोजन को 3 भागों में बांट कर देना चाहिए कि 1/3 भाग जो है रोपाई के लगभग 1 सप्ताह बाद देना चाहिए और 1/3 भाग जो है रोपाई के 20 से 25 दिन बाद देना चाहिए और जो बची हुई 1/3 भाग मात्रा है वो करीब 40 से 45 दिन या 50 दिन के बाद देना चाहिए। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि नाइट्रोजन ऐसा तत्व है कि यदि हम उसको एक साथ डाल देंगे वो तो उसका सदुपयोग जो है कम होगा और दुरुपयोग ज़्यादा होगा। दुरुपयोग इन दैट सेंस कि मतलब वातावरण में या तो अमोनिया गैस बन के उड़ जाएगी या पानी के साथ नीचे चली जाएगी, यानी कि फसल को उसका लाभ नहीं मिलेगा। हाँ, उस लाभ नहीं मिलेगा। तो अच्छा लाभ लेने के लिए 3 भागों में बांट कर देना चाहिए और यदि फिर भी कमी आ रही है तो फिर जो है 2% यूरिया का घोल बना के छिड़काव करना चाहिए। बीमारी के लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि बीमारी को आइडेंटिफाई करने के लिए जो भी इनके पास में कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ पे अपने पौधे के नमूने लेके जाएं और वहाँ पे जो भी कृषि विशेषज्ञ है पादप रोग विज्ञान का वो आपको बताएगा कि कौन सी बीमारी लगी हुई है, उसी अनुसार जो उसी के अनुसार निदान कर सकते हैं। बिल्कुल। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। सुरेंद्र जी झज्जर हरियाणा से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। सुरेंद्र जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। जी सुरेंद्र जी बताएं। जी बताइए क्या सवाल है आपका? मतलब जिंक पूछनी है जी, जिंक और यूरिया कितना पानी में डालना छिड़काव? हाँ, देखिए सुरेंद्र जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। जिंक सल्फेट जो है 0.5% और 2% यूरिया, अर्थात 100 लीटर पानी में आधा किलो जिंक सल्फेट हेप्टाइडेट और 2 किलो यूरिया, इनको घोल बना के पर्णीय छिड़काव करना चाहिए। और जो घोल की मात्रा है वो फसल के अनुसार होती है। इस समय जो है 500 से 600 लीटर घोल की आवश्यकता होगी जो फोलिएज है उसको कवर करने के लिए। तो इसका उपयोग करेंगे तो बहुत अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। नाइट्रोजन की भी कमी दूर होगी और साथ साथ जिंक की जो कमी आ जाती है उसकी भी कमी दूर हो जाएगी। बिल्कुल। तो सुरेंद्र जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। इसी के साथ यहाँ पर कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। बात अच्छी सेहत की हो, किसी तरीके की लापरवाही नहीं करो, किसी तरीके का समझौता ना करो। ना बरतें लापरवाही, लक्षणों को पहचानें और लें डॉक्टर की सलाह। चाहे बीमारी दिल की हो, दांतों की हो या दिमाग की हो, खुद से इलाज ना करें, खुद से कोई भी दवाई ना खाएं, डॉक्टर के पास जाएं, अपनी जांच कराएं और अपना पूरा इलाज करवाएं और अपना ख्याल रखें। कार्यक्रम जो देगा सलाह भी, मार्गदर्शन भी। मोबाइल उठाएं, नंबर मिलाएं 1800-113060 या 1800-113061। आपके अपने फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम हेलो किसान में, जिसमें आज हम खरीफ फसलों में कीट प्रबंधन और धान फसल की देखभाल के बारे में बातचीत कर रहे हैं। इन विषयों से जुड़े हुए सवाल आप पूछ सकते हैं टोल फ्री नंबर के जरिए या व्हाट्सएप या ईमेल के माध्यम से भी अपने सवाल आप हमें भेज सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, आइए उनसे बात करते हैं। नईमुद्दीन जी झांसी उत्तर प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। नईमुद्दीन जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। नमस्कार मैम। जी नमस्कार, बताएं। ये मूंगफली की फसल में सफेद गिदार या मोटी इल्ली होती है, बहुत सफेद होती है जी जी, वो लग जाती है और एक कीड़ा है जो मैम दिखाई नहीं देता है किंतु वो तने को काट देता है, पूरा पौधा मूंगफली का सूख जाता है, उपाय बता दीजिए, धन्यवाद। बिल्कुल, आइए जानते हैं, डॉक्टर सिंह बताएं। आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। आप ये जो लाल मुंह की सुंडी के नाम से भी जानते हैं,
जिसे सफ़ेद गिडार कहते हैं, अंग्रेजी में व्हाइट ग्रब कहते हैं, और इसका जो वैज्ञानिक नाम है होलोट्रिकिया कंसंजिनिया। कई सारी स्पीसीज हैं इसकी जो हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। इस कीट को जून बीटल के नाम से भी जाना जाता है। ये जून बीटल, जून के महीने में एक बीटल भमरा कीट निकलता है और नीम, जामुन, सहसूत के पेड़ों को वहां नुकसान पहुंचाता है, पत्तियां काटता है। जैसे ही पहली मानसून बरसात आती है उस समय ये निकलता है और जुलाई में छोटी व्हाइट ग्रब बनता है, अगस्त में और बड़ा बनता है और सितंबर में बहुत मोटा होके खा के बहुत सारा सोने चला जाता है। ये एक साल में एक जीवन चक्र होता है। आप इसको नियंत्रण करने के लिए, क्योंकि सफेद गिडार है, मेरे ऊँटे की उंगली की बराबर मोटा होता है और जमीन में उसकी रूट्स को खाता है जी। ये 1954 में सबसे पहले गुजरात में मूंगफली पे देखा गया था, आज पूरे देश में फैला हुआ है। इसे नियंत्रण करने के लिए जमीन के अंदर ब्यूवेरिया बेसियाना, जिसे एंटमोपैथोजेनिक फंगस के नाम से जाना जाता है, ये सिर्फ जमीन में आपकी दीमक है, सफेद गिडार है, अच्छी गोबर की खाद में मिला करके इसको खेत में आप बखेर के जुताई करें, जब मूंगफली की फसल लगाएं, ये फंगस पूरे खेत में फैल जाएगा और जैसे ही सुंडी खाने के लिए इधर उधर दौड़ेगी, फंगस इसकी बॉडी से लगेगा और बहुत अच्छा प्रबंधन होगा। क्योंकि बहुत सारी कीटनाशकों से इसका प्रबंधन थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, लेकिन ये बहुत अच्छा सुझाव रहेगा। बिल्कुल। तो नईमुद्दीन जी, उम्मीद है इस सुझाव पर आप अमल जरूर करेंगे और हमें उम्मीद है कि इससे आपको लाभ भी जरूर होगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवालों को कार्यक्रम में शामिल कर लेते हैं। बहुत सारे सवाल मिल रहे हैं। एक सवाल भेजा है गोविंद जी ने पलवल हरियाणा से और ये जानना चाहते हैं कि धान की फसल में पत्ते चिपके हुए हैं, क्या करूं, ये उनका सवाल है जी। डॉक्टर देखिए, पत्ते चिपक रहे हैं, इसका मतलब उनके जो पत्ती जो लीफ होल्डर लगा हुआ है और लीफ होल्डर जो वो पत्तियों को जो है बेलनाकार बना के उसको पत्तियों को लपेट लेता है। अंदर ही अंदर जो है पत्ती लपेटा कीट जो है पत्तियों का रस चूसता है, तो उसको नियंत्रण करना ज़रूरी होता है। और इस चीज़ का ध्यान रखें कि मतलब खेत के अंदर देखें जाए कि यदि इस तरीके के लक्षण मिल रहे हैं आपको, पत्ते लिपट रहे हैं आपस में, तो उसको नियंत्रण करने के लिए क्लोरोपाइरिफास की दवा जो है 2 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी में घोल बना के पानियाँ छिड़काव करेंगे तो जो हमारा पत्ती लपेटा कीट लगा हुआ है वो जो है दूर हो जाएगा जी। बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं और सवाल अगला लेते हैं। तोशन पटेल जी ने छत्तीसगढ़ से सवाल भेजा है और कह रहे हैं कि धान की फसल में माहू का प्रकोप होता है तो किस दवा का इस्तेमाल करें, कृपया बताएं। डॉक्टर सिंह, क्या आप उन्हें सुझाव देंगे माहू के? देखिए, वैसे तो एफिड धान में नहीं लगता है, बहुत रेयरली लगता है धान में, लेकिन फिर भी यदि बता रहे हैं वो कहीं से आ गया है, गन्ने वगैरह में तो इस समय आता है, गन्ने की फसल में एफिड बहुत आता है, लेकिन धान की फसल में तो कम ही आता है आज के टाइम में, और आता है तो थोड़ा लेट आता है, ये जब पकने का समय होता है। तो ये हो सकता है ब्राउन प्लांट हॉपर हो, ये मतलब माहू ना हो के जो बता रहे हैं। तो इसके नियंत्रण के लिए तो इमिडाक्लोपिड आती है, वही जो है 1 मिलीलीटर दवा 3 लीटर पानी में घोल बना के छिड़काव करेंगे तो उसका नियंत्रण हो जाएगा। यदि लेकिन इसको सुनिश्चित कर लें कि माहू लगा हुआ है, एफिड है या कुछ और है, क्योंकि इसके लिए ऐसा ना हो कभी कुछ और कीड़ा हो और आप एफिड समझ के जो है उसका नियंत्रण करना चाहें, तो एक बार जो है आप कृषि विज्ञान केंद्र जो भी नज़दीक है वहाँ भी आप संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगले कॉलर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं सुजन मीणा जी शाजापुर से, उनसे बात करते हैं। सुजन मीणा जी, स्वागत है आपका, बताइए क्या सवाल है। हाँ मैडम, नमस्ते जी। नमस्कार, बताइए। मैडम, मेरा सवाल है, जो सोयाबीन है उसके पीले पीले पत्ते हो रहे हैं और थोड़ा उसकी जो फलियां बनती है ना, वो पूरे करे बोलते हैं उसको, वो भी कम बन रहे हैं, थोड़ा क्या कारण है इसका? जी, कोई सुझाव देना चाहेंगे? हाँ, देखिए, इन्होंने ये कहा है कि मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं ये, और इन्होंने जो सोयाबीन लगा रखी है, पत्तियां जो पीली पड़ रही हैं और इनके जो है जो पौधे जो अच्छे नहीं बढ़ रहे हैं, उसके 2 कारण हो सकते हैं। एक तो सोयाबीन के लिए सल्फर की डेफिशिएंसी के सिम्टम भी इस तरीके के होते हैं जैसा ये बता रहे हैं, पत्ते पीले पड़ रहे हैं और उस विशेषकर जो ऊपर की पत्तियां जो पीली पड़ती हैं और हमारे जो ग्रोइंग टिप्स हैं वहाँ पे पीलापन आता है, तो सल्फर की डेफिशिएंसी से आता है। तो उसके लिए सबसे अच्छा ये रहता है कि क्योंकि हमारी दलनी फसल है, दलनी फसल के लिए जो सल्फर की आवश्यकता ऑयल सिंथेसिस में बहुत ज़्यादा होती है, तो इसके लिए
आप जो है किसी भी सल्फर का इस्तेमाल कर सकते हैं, फसल के अंदर डाल सकते हैं। बहुत सारी सल्फर के सोर्सेज आ रहे हैं। वैसे तो जिप्सम भी बताते हैं सल्फर के सोर्स के लिए, लेकिन वो बुआई के समय डालना चाहिए। अच्छा। आप जो है एलिमेंटल सल्फर जो भी आ रही हो, वो पर्णीय छिड़काव तो नहीं करना चाहिए एलिमेंटल सल्फर पे, क्योंकि पर्णीय छिड़काव करेंगे तो पत्तियों के में एंटर नहीं करेगी। तो इस समय जो है आप जो है कोई भी एलिमेंटल सल्फर आ रही हो तो उसको जो है आप उसका जो है छिड़काव कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखें पत्तियों पर न जाए, या जिस समय डालें उस समय जो ओस ना पड़ी हुई हो, क्योंकि यदि पत्तियों के ऊपर ही रह जाएगा तो एंटर नहीं करेगा, क्योंकि ये सल्फर का जो है एंट्री जो होती है वो रूट से ही होगी। जब एलिमेंटल सल्फर जो सल्फेट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी तभी पौधे जो उसको ले पाएंगे और तभी जो है इस तरीके के लक्षण दूर हो सकते हैं। बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल भेजा है आयुषी जी ने आगरा उत्तर प्रदेश से। इनका कहना है कि बाजरे की फसल में दीमक की समस्या आ रही है, समाधान बताएं। जी दीमक सर्वभक्षी कीट है, चाहे तो घर हो चाहे खेत हो। घरों में आपके जो लकड़ी की चौखट हैं, दरवाजे हैं, उनमें भी आक्रमण होता है। खेत में ऐसी कोई फसल नहीं है जहाँ दीमक का प्रकोप ना होता हो। मैं यहाँ ये सुझाव देना चाहूँगा कि आप, क्योंकि ये जमीन में, और यहाँ एक और बात पहले समझ लें कि दीमक वर्ष में 2 बार आक्रमण करती है, कि बरसात से पहले और बरसात के बाद, ये ध्यान रखें। और यहाँ पर इसके प्रबंधन हेतु हमारे किसान भाई बहुत अत्यधिक मात्रा में क्लोरपाइरीफॉस का इस्तेमाल करते हैं। कृपया उससे ज्यादा अच्छे परिणाम नहीं आ रहे हैं, आप ये जानते हैं। इसे अच्छे परिणाम लाने के लिए आप जमीन के अंदर एंटोमोपैथोजेनिक जो फंगस है, ब्यूवेरिया बेसियाना और मेटारिज्म 2 किलो 50 से 100 किलो गोबर की खाद में मिला करके खेत में डाल दें, अच्छे परिणाम आएंगे। अगर आपको एक दूसरा बहुत अच्छे परिणाम लाने के लिए, क्योंकि दीमक का सबसे जो पसंदीदा भोजन है वो सेलुलोज है, वो बाजरा, मक्का, ज्वार सभी के ठूंठ में मिलता है। तो मक्के की गुल्ली ले लें, एक भाग कच्चा गोबर ले लें, क्योंकि वो दीमक का प्रिय भोजन है। दोनों को मिला करके एक मटके में भर दें। 1 बीघे यानी कि 2 से 3 गड्ढे मिट्टी के 1 एकड़ के हिसाब से गाड़ दें। 25 मीटर तक की दीमक उस गड्ढे में आ जाती है। उस गड्ढे को उखाड़ें, उसको फोड़ें, उसको जला दें, या उसके अंदर ब्यूवेरिया का घोल डाल दें, या अच्छे से क्लोरपाइरीफॉस डाल दें, आपका दीमक का प्रबंधन हो जाएगा। जी बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल भेजा है मोहिंदर जी ने करनाल से। जानना चाहते हैं कि मक्के की फसल में जो सुंडी है उससे बचाव के लिए क्या करें। इसके बचाव के लिए बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं यहाँ बताना चाहूंगा, क्योंकि मक्का एक ऐसी फसल है, गन्ना, मक्का, ज्वार, बाजरा, इसमें बोरर की समस्या से काफी हमारा किसान भाई जूझता है। कहीं से आपको अगर नजदीक से मिल जाता है तो मैं दिखाना चाहूंगा आपको। ये हमारे कृषि विश्वविद्यालय और अब तो काफी जगह से ये अंड परजीवी ट्राइकोग्रामा, ये ट्राइकोग्रामा अंड परजीवी है। जैसे कीट के अंडे से फूटेगा तो सुंडी बनेगी। इससे पहले, क्योंकि इसका नाम है अंड परजीवी, इसे छोटे ततैया के नाम से भी आप समझ सकते हैं। जैसे ये मूवमेंट कर रहा, घूम रहा है, इसके अंदर आप देख सकते हैं। अब यहाँ ये ट्राइको कार्ड के रूप में जगह जगह पर उपलब्ध है। इसमें से अंड परजीवी ट्राइकोग्रामा निकलेगा और पूरे खेत में घूमेगा। जहां जहां अंडे मिलेंगे उसके अंडे में ये अपने अंडे दे देगा। एक ट्राइकोग्रामा 2 से लेकर 10 अंडों को परजीवित करता है। परजीवित अंडे से 2 से 19 तक फिर वही परजीवी निकलते हैं और सुंडी फिर नहीं निकलती है। अगर आप इसको गन्ने में 5 से 6 बार 15 से 20 दिन के अंतराल पर, धान में 3 बार, तनाछेदक पत्ती मोड़क कीट के लिए बहुत अच्छे परिणाम हैं। सब्जियों में 3 बार इसका इस्तेमाल करने से किसी सुंडी जैसे कीट की समस्या से आप छुटकारा पा सकते हैं। ये बहुत सस्ती दर में कृषि विश्वविद्यालय सरदार वल्लभ भाई पटेल जैविक नियंत्रण प्रयोगशाला से उपलब्ध है।
आप वहां से क्रय कर सकते हैं। एक कार्ड 45 रुपए का है। 1 एकड़ में 2 कार्ड लगाने हैं। 3 बार धान में लगाने से लगभग 300 रुपए में आपके कीड़ों का निजात हो जाता है। इससे सस्ता और क्या हो सकता है। बिल्कुल। तो महेंद्र जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला सवाल भेजा है प्रकाश राव जी ने विदर्भ यवतमाल से, और ये जानना चाहते हैं कि क्या यहाँ पर धान की खेती की जा सकती है। जी, यवतमाल में पानी है तो खेती की जा सकती है, क्योंकि धान जो है बिना पानी के नहीं होता है। यदि पानी की उपलब्धता है तो धान की खेती हर जगह की जा सकती है और हर मिट्टी में की जा सकती है। लेकिन जो बहुत बलुई मिट्टी है या रेतीली मिट्टी है बहुत ज़्यादा, जिसमें सैंड है, वहाँ तो नहीं की जा सकती है। लेकिन बलुई दोमट मिट्टी, चिकनी मिट्टी, ऐसी मिट्टी में सब जगह की जा सकती है। लेकिन ये सुनिश्चित कर लें कि आपके पानी की उपलब्धता ट्यूबवेल के माध्यम से है या नहर के माध्यम से है, तभी आप जो है, या पानी ऊपर से इतना पड़ता है, बारिश अच्छी होती है, तो वहाँ पे भी धान की खेती की जा सकती है। बिल्कुल। तो जाना आपने कि यवतमाल में धान की खेती आप कर सकते हैं या नहीं। और इसी के साथ यहाँ पर हेलो किसान कार्यक्रम में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं। आइए सीधे उनसे बात करते हैं। नरेंद्र जी गुरुग्राम से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। नरेंद्र जी, स्वागत है आपका। पूछे अपना सवाल। हेलो जी नरेंद्र जी, हम आपको सुन पा रहे हैं। अपना सवाल पूछें। मेरा की आवाज बंद रखिएगा। जी बताइए। अच्छा, सवाल है जी, हमने 10 एकड़ धान की फसल लगाई 1509। अच्छा। हाँ, तो उसमें हमारे में मतलब बाली फूलने लगे, जो कोत बनता है, कोत फूल रहा है। और उसमें कोई ऐसी दवा बताएं जिससे हमें चमक भी अच्छी मिले दाने की और वजन भी बढ़े फसल में, कोई ना कोई आगे कोई कीड़ा मकोड़ा कोई ऐसी जो लग नहीं सके, ऐसी दवा बताएं और सस्ती बताएं जिससे हमारा खर्चा कम लगे। देखिए नरेंद्र जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। हर एक जो किसान यही चाहता है कि अच्छी पैदावार मिले और उसके खेत में जो है कीड़े मकोड़े कम आए, और उसकी जो है पैदावार के साथ साथ अच्छी पैदावार के साथ साथ अच्छी शाइनिंग भी हो उसकी फसल पे जी। तो इसके लिए जो है आपको सबसे अच्छा तरीका यही है कि जो भी फसल के लिए आप जाते आते रहें, देखते रहें, अनाधुंध किसी भी इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का इस्तेमाल न करें। यदि कोई कीड़ा मकोड़ा आता है तभी किसी इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करें। और क्योंकि मौसम इस समय बहुत अच्छा चल रहा है, पछुआ हवा चल रही है दिल्ली के आसपास, गुरुग्राम में भी, तो इस समय जो कीड़े मकोड़े आने की संभावना नहीं है। और कीड़े मकोड़े जब ज़्यादा आते हैं, जब बारिश होती है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, तो इसके लिए आपको जो है पानी का प्रबंधन अच्छे ढंग से करना है कि पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। दरारें पड़ने से पहले ही आप पानी दे दें और बहुत ज़्यादा पानी भी खड़ा नहीं रखना है। और इसके साथ साथ जो आपकी नाइट्रोजन की बची हुई मात्रा हो तो उसको भी दे दें। यदि आपने लगा दी है तो अच्छी बात है। और इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि जो हमारी चैनल हैं या हमारी बंड्स हैं, इनके ऊपर जो है हमारे वीड्स नहीं होने चाहिए, खरपतवार नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये भी खरपतवार भी आ जाते हैं इन पे,
तो इन पे भी हमारे बहुत से कीड़े मकोड़े जो हैं शेल्टर ले लेते हैं और बाद में फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, विशेषकर राइस गंदी बग जो है। तो इस तरीके से आप ध्यान रखें अपनी फसल का, और जो भी पोषक तत्व प्रबंधन है वो अच्छे ढंग से करें, और जो भी आपका पानी का प्रबंधन है वो भी, और इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखते रहें कि खेत में जा रहे हैं तो कोई कीड़ा मकोड़ा तो नहीं आ गया है। यदि आ गया है तभी जो है उसको किसी कृषि विज्ञान केंद्र से जाके सलाह ले। हमारा कृषि विज्ञान केंद्र गुरुग्राम में ही है, गुरुग्राम के अंदर ही है, तो वहाँ पे जाके आप सलाह मशवरा दे सकते हैं, या हमको कॉल कर सकते हैं। पूसा के अंदर कोई बीमारी आ जाती है, बहुत अच्छी किस्म है, और मैं समझता हूँ कि यदि आप ये सब बातों का ध्यान रखेंगे तो 1509 से अच्छी पैदावार आपको मिलेगी। बिल्कुल। तो नरेंद्र जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आइए, बहुत सारे सवाल जो व्हाट्सएप के जरिए मिल रहे हैं उन्हें कार्यक्रम में शामिल करते हैं। हितेश जी ने नंदुरबार महाराष्ट्र से सवाल भेजा है, जानना चाहते हैं कि भिंडी के ऊपर बहुत कीड़े आए हैं, कौन सी दवाई डालें? जी डॉक्टर सिंह। आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। इस समय जैसे कि भिंडी लगी हुई है, खरीफ का मौसम है, ह्यूमिडिटी अच्छी है, अनेकों अनेक कीड़े रहते हैं। सबसे पहले आप ध्यान रखें कि खेत के चारों तरफ और खेत के अंदर खरपतवार बिल्कुल नहीं रहने चाहिए, क्योंकि सभी खरपतवारों पर कीड़े शरण लेते हैं। शरण लेने के बाद में फिर अपनी पॉपुलेशन बढ़ाते हैं और फसल पर आक्रमण करते हैं। जिसमें आपके बोरर की अगर हम बात करते हैं तो एक जो भिंडी में दो तरह के बोरर लगते हैं। एक तो हेलिकोबर्पा आर्मीरा जो पॉलीफेगस पेस्ट है, भिंडी के ऐसे छोटी सुंडी उसके अंदर घुस जाती है और ऐसे मुड़ जाती है। तो यहाँ पर जो अंदर घुस जाती है वो इरियास बिटेला होता है, जो काले रंग की सुंडी होती है, और जो हेलिकोबर्पा है वो उसकी सुंडी आधी खाएगी और आधी लटकी रहेगी, जिसे हैंगिंग नेचर कहते हैं। तो दोनों के लिए आप सबसे बढ़िया इंतजाम है, एक तो लाइट ट्रैप लगाएंगे, क्योंकि अब कीड़ा रात को निकलता है, लाइट पर आता है और वहां उसका एडल्ट चिपक जाएगा और आपके अंडे नहीं दे पाएगा। एक तरीका। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया है कि इसके लिए एक फेरोमोन ट्रैप भी आता है, तो जिसमें बहुत सारे नर इकट्ठे हो जाते हैं, मादा के साथ नहीं मिलते, अंडे नहीं देते। तीसरा बहुत अच्छा उपाय है कि आप फूल खिलने से पहले या हर 15 दिन पर आप नीम का तेल, जो भी दवाइयाँ आपके मार्केट में है, नीमसेरी, बेंगोल, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको बहुत अच्छा फायदा होगा। बहुत तो ज्यादा दवाइयों के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि इस कीट को दवाइयों से ज्यादा प्रबंधन अच्छे से नहीं कर पाते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल यहाँ पर ले लेते हैं। अगला सवाल भेजा है अजय कुमार सिंह जी ने बरेली उत्तर प्रदेश से, जानना चाहते हैं कि धान की फसल में जिंक की कमी और ब्लास्ट के लक्षण को कैसे पहचानें? जी हाँ, देखिए, जिंक की कमी से तो हमारा खैरा बीमारी आती है, खैरा रोग बोलते हैं उसको। बीमारी तो क्या कहेंगे, एक जो है मतलब फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। तो इसके लिए जो है हमारी जो धान की पत्तियाँ, बीज की पत्तियाँ होती हैं, ये सब जगह नहीं, कत्थई चूना जो होता है जिसको हम पान में भी खाते हैं, तो कत्थई रंग की जो चकते से दिखाई देंगे जगह जगह पत्तियों में। और ये इसके लक्षण ये भी हैं कि मतलब हमको पूरे खेत में नहीं मिलेंगे, कहीं कहीं टुकड़ों के रूप में मिलेंगे, कहीं यहाँ कहीं दूसरे टुकड़े में मिलेंगे। तो इस तरीके के लक्षण मिलते हैं यदि आपको, तो जिंक की कमी मानी जाती है और इसको दूर करने के लिए 0.5% जिंक सल्फेट का पानी छिड़काव करते हैं। और इसके साथ साथ यदि 2% यूरिया भी मिला लेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो आपको चूना मिलाना पड़ेगा। तो चूने का जो 0.25% का घोल और जिंक सल्फेट का पानी छिड़काव करेंगे। और दूसरा जो है ना, ब्लास्ट के लिए पूछा है, ब्लास्ट इसी समय नहीं आएगा। ब्लास्ट जो है नेक ब्लास्ट वगैरह वो आगे चल के आता है जब हमारी बालियाँ निकलती हैं। तो उसके लक्षण ये होते हैं कि मतलब बाली टूट जाती है, मुड़ जाती है, तो उसका जो है प्रभाव बाली पे होता है ब्लास्ट का। जी जी, आइए अब आगे बढ़ते हैं और जल्दी से अगला सवाल ले लेते हैं जो शुभम जी ने पूछा है कटक ओडिशा से। जानना चाहते हैं कि मोरिंगा में कैटरपिलर को भगाने का क्या उपाय करें, संक्षेप में बताएंगे? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका कि इसे ड्रमस्टिक के नाम से भी जानते हैं जी। मोरिंगा है। ये थोड़ा सा सॉफ्ट प्लांट होता है
और इसमें एक तो तना छेदक लगता है जिसमें रात्रिचर कीट है, मोथ होता है, और दूसरा एक पत्तियों पर बहुत सारी सुंडियां लगती हैं और जैसे काट काट के गिराती हैं, नुकसान करते हैं। हमारे किसान बहुत परेशान रहते हैं। इसके लिए पर्णी छिड़काव के लिए, सुंडी के लिए सबसे बढ़िया आपका तरीका है, एक तो नीम का तेल मैंने बताया है, अगर आप ऑर्गेनिक करें, क्योंकि मोरिंगा को हम लोग ज्यादा से ज्यादा खाने की कोशिश करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि अगर आप हर 15 दिन पर आप इसका छिड़काव करते रहेंगे नीम का तेल का, तो हमारे लिए भी अच्छा रहेगा और कीट का भी प्रबंधन रहेगा। तो रसायनों के इस्तेमाल के बजाय नीम तेल का इस्तेमाल करें, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। जी, डॉक्टर राजेंद्र सिंह और डॉक्टर वाई एस शिवे, आप दोनों ने बहुत अच्छी जानकारियां दी हमें कार्यक्रम में, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। तो विस्तार से जाना आज आपने कि किस तरह से आप खरीफ फसलों में कीट प्रबंधन कर सकते हैं और धान की खेती के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। उम्मीद है कि इन जानकारियों से आपको लाभ जरूर होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं और अगले विषय के बारे में आपको बता दें। हेलो किसान कार्यक्रम में जो अगला विषय रहेगा चर्चा का, वो रहेगा किसान उत्पादक संगठन। साथ ही कार्यक्रम के दौरान बातचीत की जाएगी वर्मी कंपोस्ट बनाने की विधि के बारे में। इन दो विषयों पर कार्यक्रम में चर्चा की जाएगी, जिससे जुड़े हुए सवाल आप हमें भेज सकते हैं ईमेल के माध्यम से। अगर आप सवाल भेजना चाहते हैं तो ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com @gmail.com। माफ कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और सोशल मीडिया के जरिए भी आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम और इसके साथ ही ट्विटर हैंडल टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। इनसे जुड़कर भी आप अपने सवाल भेज सकते हैं। इसके अलावा दूरदर्शन किसान के कॉल सेंटर नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच कॉल करके आप अपने सवाल दर्ज करा सकते हैं। हेलो किसान कार्यक्रम को दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी आप कभी भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें। इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।